नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का दैनिक भास्कर का न्यूज़ एनालिसिस। इसमें आप पढ़ेंगे कि न्यूज़पेपर को आपको कैसे पढ़ना है और उनकी कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और जब आप कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ उसका क्लियर होना चाहिए कि इसको कहते क्या हैं और कि कहाँ से और कैसे कैसे लागू होता है। हर जो भी संस्था दी का मेंशन किया गया है, जैसे CBI, ED, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसी कोई भी संस्था है उसके बारे में पढ़ना है। उसके पास कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग आपको जानना ज़रूरी होता है। तो उसी के हिसाब से शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सुविचार को, जिसमें लिखा हुआ कि जब आप खुश होते हैं और हंसते हैं तो जीवन बेहतर होता है। तो इट इज़ गुड मोटिवेशनल कोट्स every day you will find at the corner of this newspaper. So go through this once. एक बार इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। शुरू करने से पहले पहला जो न्यूज़ है वो है इनकम टैक्स रिलेटेड। TDS और TCS 25,000 रुपये या ज़्यादा तो रिटर्न फाइल करना ज़रूरी। क्या है इसके बारे में पता करते हैं। इसमें लिखा गया है, सरकार ने अब हर उस व्यक्ति के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है जिसका एक वित्त वर्ष के दौरान TDS या TCS 25,000 रुपये या इससे अधिक है। सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये है ये। और इसमें अलग बात ये दे रखी है कि उन लोगों को भी रिटर्न दाखिल करना होगा जिसके बचत खाते में एक वर्ष से यदि आपके खाते से 50 लाख रुपए से ज़्यादा जमा हो रहे हैं आपके खाते में, लेकिन आप रिटर्न नहीं भर रहे हो, तो भी आपको इस दायरे में आना पड़ेगा। ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ है। ये दोनों ही आपको टैक्स देने के तरीके हैं। ये दोनों तरीक़ों से सरकार आपसे टैक्स का कलेक्शन करती है। TDS का देख लेते हैं। TDS का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब स्रोत के ऊपर कर वसूली। कैसे करते हैं? जैसे कि आप सैलरीड पर्सन हैं, आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको जो पेमेंट मिलता है, या फिर आप कोई अलग प्रोफेशन करते हैं और उसके लिए आपको पेमेंट मिलता है, या कहीं ब्रोकरेज करते हैं किसी संस्था में जा कर के, तो उसके ऊपर पैसे देते हैं, उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं। तो जो कंपनी है जिसमें आप करते हो, तो आपको जो सैलरी के ऊपर जितना TDS बनेगा वो पहले ही आपको काट करके देता है। मान लिया आपका 30,000 रुपये सैलरी है तो उसमें से 1,000 रुपये वो पहले ही TDS का काट लेगी और उसके बाद बचे ही 29,000 रुपये आपको देगी। और ये जो 1,000 रुपये पैसे हैं, ये उसको किसको देना पड़ता है? गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और ये इसको फॉर्म भर के देना पड़ता है कि हमारे पास इतने कर्मचारी हैं और इनका सबका इकट्ठा इतना TDS है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है TCS। इसका मतलब हो गया टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसका क्या मतलब? कोई भी दुकानदार है, सेलर है, डीलर है, वेंडर है, कोई भी जो सामान बेचने वाला है, वो उस सामान की कीमत में TCS जोड़ देता है। उसके बाद आपको सामान बेचता है उसी पैसे पे। मान लीजिए यदि किसी का 25 रुपये किसी चीज़ का कीमत है और 5 रुपये उसको TCS है, तो आपको कितने में मिलेगी? वो 30 रुपये में मिलेगी। और ये जो 5 रुपये है ये सेलर रख लेगा और ये कहाँ जमा करवाएगा? सरकार में जमा करवाएगा, टैक्स के रूप में जमा करवाएगा। और ये इसके ऊपर बाइंडिंग होता है, इसको गवर्नमेंट में जमा करवाना ही होता है। उसके कौन कौन से कुछ आइटम ऐसे हैं जिनके ऊपर ये TCS लगता है? जैसे कि शराब है, उसके 1%, तेंदुपत्ते पत्ते के ऊपर 5%, जिससे बीड़ी बनाई जाती है। इमारती लकड़ी के ऊपर 2.5, कोयला लोहे के ऊपर है कितना? 1%। और 10 लाख से यदि ज़्यादा की व्हीकल आप खरीद रहे हो, वाहन है, तो उसके ऊपर 1% देना पड़ता है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि TDS और TCS है क्या। और इसमें भी जो लिखा गया है कि ये 25,000 से ऊपर है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ITR भरना पड़ेगा। उसमें ये यदि आपका ज़्यादा काट लिया गया है TDS, तो आप इसको ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसमें आप इसको दिखा करके रिटर्न भी करवा सकते हैं। आपको वापस भी मिल सकता है यदि आप ये दिखा सकते हो कि मेरा ये एक्चुअली खर्चा ये इतना था और मेरा ये ज़्यादा काट लिया है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हो रही थी TDS और TCS की। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि ब्रिटिश PM आए हैं इंडिया में यात्रा के लिए, और इनका क्या नाम है? बोरिस जॉनसन नाम है। जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, उनका क्या नाम है? बोरिस जॉनसन।
उसके बाद देखते हैं कि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल निर्यात रोका। दुनिया का सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक और निर्यातक कौन है? इंडोनेशिया है। लेकिन वहाँ पे अभी क्या किल्लत चल रहा है, इसीलिए वहाँ पर इसको रोक लगा दिया इंडिया में भेजने के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक भारत आमतौर पर 60% पाम ऑयल इंडोनेशिया से ही मंगवाता है। और वहाँ के इंडोनेशिया राष्ट्रपति का क्या नाम है? जोको विडोडो। खबर है यहाँ पे सीबीआई के बारे में। तो सीबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या है सीबीआई और कैसे कैसे कहाँ कहाँ काम करती है। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो या अन्वेषण ब्यूरो। ये मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, जिसको स्टेब्लिश किया गया था। कब बनाया गया था इसको? 1963 में। किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? ये संथानम कमेटी थी, इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर इसको बनाया गया था। और ये करप्शन को मिटाने के लिए, कम करने के लिए एक कमेटी बना, उसकी रिपोर्ट देने के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो उन्होंने रिपोर्ट में इसको रिकमेंड किया था कि एक ऐसी एजेंसी बनाएं जो ऐसी कार्रवाई करे। उसके बाद होम मिनिस्टर ने एक रिजोल्यूशन, एक संकल्प पास किया था, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया था। अभी ये हाल फिलहाल में किसके अंतर्गत है? बहुत सारे कन्फ्यूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता, ये आता है किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसीज में, पीएमओ के अंडर में आता है। और ये जो मिनिस्ट्री किसके अंडर में आती है? पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। उसके बाद ये पावर कहाँ से लेती है? इसको पावर मिला है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946, वहाँ से इसको पावर मिला है। लेकिन करप्शन केस में इसको कौन सुपरवाइज करता है? करप्शन का केस होता है, भ्रष्टाचार का केस होता है, तो उसमें इसको ऊपर कौन सी एजेंसी आ जाती है? सीवीसी आती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आ जाती है, उसके अंतर्गत ये काम करता है। उसके बाद ये एक एजेंसी है जो इंटरपोल, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर एक ये संस्था है। इनसे यदि कोई भी डीलिंग करती है, इनसे बातचीत करती है, भगोड़ा घोषित करवाती कहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर, तो ये कौन करवाती है? यही एक एजेंसी है, सीबीआई एजेंसी है, जो इसे सीधा डायरेक्ट डील करती है। कौन कौन से केस देखती है? करप्शन से, फ्रॉड से, चीटिंग कोई करता है, सोशल क्राइम कोई ज़्यादा बड़ा क्राइम हो जाता है, ब्लैक मार्केटिंग कोई जमाखोरी करता है, किडनैप कर लेता है, या कोई किसी को हाईजैक कर लेता है, तो इसके ऊपर कार्रवाई करती है। उसके बाद 2014 में इसमें क्या एक रिकमेंडेशन किया गया। उसको पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट इनका डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करता था, लेकिन 2014 के लोकपाल एक्ट के बाद से क्या करते हैं, कमेटी बनेगी, और जिस जिस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार के ऊपर इसके डायरेक्टर का चयन होगा। ये कमेटी कौन कौन सी होगी? इसमें क्या होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होंगे तो लार्जेस्ट पार्टी उसका एक मेंबर होएगा। उसके बाद इसमें तीसरा बंदा कौन रहेगा? सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या उनके द्वारा नामित किया गया कोई जज होगा। अभी हाल फिलहाल में इसके डायरेक्टर कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। और इनका टेन्योर कितना होता है? ये कितने साल तक होते हैं? 2 साल तक होते हैं। और ये किसके अंतर्गत है? ये सीवीसी एक्ट ऑफ 2003 के अंतर्गत है ये कानून कि ये 2 साल के लिए बनाए जाएंगे। बात करते हैं आज के दिन की। तो आज ही के दिन एड्स के वायरस की खोज की थी, किसे? 1984 में खोज की गई थी इसकी। और ये फ्रेंच के वायरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने HIV वायरस का पता किया था, और इसी कारण को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, बात हो रही है इधर राम मंदिर CA 370 और ट्रिपल तलाक तो हो गया है, और बारी है अभी कॉमन सिविल कोड की। कॉमन सिविल कोड है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं CCC। और ये इसका जिक्र कहाँ पे किया गया है? इसका जिक्र किया गया है हमारे संविधान के पार्ट 4 में, जिसमें है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, जिसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं। उसमें आर्टिकल 44 में बताया गया है कि स्टेट है वो कोशिश करेगा कि इसकी बनाने के लिए एक कॉमन सिविल कोड सभी धर्मों के लिए बनाने के लिए, ताकि लोग उसी को फॉलो करें। अपने अपने धर्म के हिसाब से कोई भी कानून फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी दिन से न्यूज़ आ रहा है सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। गरीब बच्चे को कौन से गरीब बच्चे देखे जाएंगे? वो क्या, जिनकी परिवार की आय कितनी होगी? 1.8 लाख रुपए होगी, तो वो कैसे कैसे पढ़ेंगे? तो पहले तो ये बोला गया था कि ये कानून था 334A, जिनके अंतर्गत इस साल से पहले पढ़ाई हो रही थी, इसमें इनका रिजर्वेशन था प्राइवेट स्कूल में। उसके बाद सरकार लेके आई थी RT एक्ट ऑफ 2009,
सरकार ने ये लागू किया था। अभी सरकार ने इसके ऊपर भी लोग रोक लगा दी है। अभी क्या बोल रहे हैं कि सरकार ने नया फार्मूला निकाला है, उसके नहीं तो उसको 334A की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं इसकी RT एक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अभी प्राइवेट स्कूलों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल दिया कि जो भी प्राइवेट स्कूल ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाने के इच्छुक हैं तो उनके एक पोर्टल है, उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा देंगे और इनकी जो पढ़ाई का खर्चा है वो कौन देगी? सरकार देगी। अभी सरकार इनको क्या देगी? पढ़ाई 2 से और 5 तक के विद्यार्थियों के लिए इनको 700 रुपये देगी और उनसे ऊपर तक के लिए इतने 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 पैसे सरकार स्कूलों को देगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, गुड़गांव में बनेगा विश्व कौशल केंद्र। गुड़गांव में क्या बनने जा रहा है? विश्व कौशल केंद्र बनने जा रहा है, ठीक है, जिसके 6 मुख्य क्षेत्रों में 680 उम्मीदवारों को परीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है खेलों से। तो हमारे खेल मंत्री कौन है अभी? अभी हमारे खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, जो हॉकी के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड है NBFC से। NBFC को फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है NBFC। ये बैंकों से अलग होती है क्योंकि बैंक में जो कॉमन जो पब्लिक है वो बैंक से डील करता है, बैंक उनको पैसे लेने देने का काम करते हैं। लेकिन ये NBFC है, ये क्या करती है? जो संस्थाओं को देती है, कंपनियों से लेन देन का काम, ये फंडिंग का काम कौन करती है? NBFC करती है। तो अभी इनको क्या कर दिया है? RBI ने इनको क्या कर दिया है? क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति कर दी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है नीति आयोग से। नीति आयोग में जो अभी हाल फिलहाल के जो इनके उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अभी इनकी जगह कौन काम कर रहे हैं? अभी इनकी जगह काम करेंगे डॉक्टर सुमन के बेरी। ये इसके अभी हाल फिलहाल में इसके काम करेंगे। अभी नीति आयोग के CEO कौन है? वो हैं अमिताभ कांत है इनका नाम। CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड फ्रांस की सीमा पर स्थित लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये एक बहुत ही बड़ी लेबोरेटरी है जो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पे है। इसमें क्या किया जाता है? जो एटम के सबसे छोटे 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 कण को बहुत ही स्पीड से चलाया जाता है और उन दोनों के बीच में टक्कर करवाए जाते हैं और उनसे कौन कौन से अणु पैदा हो रहे हैं ये देखा जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पे है? सर्न में है। सर ने 27 किलोमीटर लंबी इस मशीन को क्या किया है? अभी इसमें पहले से बनी हुई, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा सुधार किया है इसमें। आज का न्यूज़ एनालिसिस इधर ही ख़त्म होता है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक दिस वीडियो, इट विल गिव मी मोटिवेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और आप भी घर पे भी ऐसे ही आप न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, जिसमें आप या 10 या 15 मिनट में इसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको कवर करके आप खुद के अपने नोट्स भी बना सकते हैं।